Hello everyone, my name is Ravi Kashyap and today we are going to learn about concept of equivalent resistance for series and parallel. ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले एक वायर लिया हम लोगों ने और वायर का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रिप्रेजेंटेशन में अगर हमको देखना हो तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें ये पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब सपोज करो कि हम लोगों ने वायर लिया और ये वायर का नंबर है मान लो 3, तो हम इसको कनेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो कनेक्शन में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके पास सपोज करो ये एक वायर है R1, ये एक वायर है R2 और ये एक वायर है R3। अब देखो लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि यू आर प्रोवाइडेड विद अ सिंगल वायर और उसकी वजह से क्या होगा, आप सीधा यहाँ से मान लो अगर ये कनेक्शन यहाँ पे करना है तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ से यहाँ जोड़ दोगे। ऐसा कभी नहीं होता, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब वायर को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वायर कैसे जोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो सपोज करो हम लोगों ने इसका नाम दिया यहाँ पे A B, मान लो ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E एंड ये हो गया F। ठीक है, तो इसमें कनेक्शन कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि हमको इसको अगर कनेक्ट करना है तो क्या होगा, आप इस वाले हिस्से को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक वायर, अभी चलो रेजिस्टेंस हटाते हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये, तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, इसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, मान लो एक बार और लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है, तो आपका ये वाला हिस्सा फ्री है और इसका अगला वाला वायर है, मतलब इसको इससे कनेक्ट कर रहा है। तो अगर कनेक्शन करोगे तो क्या होगा, एक ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसका मतलब क्या हुआ, अगर पीछे से आपने यहाँ पे करंट पास कराया तो इसमें भी सेम करंट होगा, इसमें भी सेम करंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इस केस में करंट जो होगा वो सेम होगा। तो हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है हम लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक कनेक्शन हो सकता है कि आप यहाँ इसका एंड और इसका एंड कनेक्ट करो, ये हो गया, और एक इसको और इसको कनेक्ट करो। ठीक है, तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज कि हम लोगों ने कनेक्ट किया किसको, वायर को, तो वायर कनेक्ट हुआ तो कैसे हुआ, मान लो ये AB था, ये हो गया CD और ये जो हो गया ये क्या हो गया E एंड F। ठीक है, और इसके रेजिस्टेंस R1 R2 R3। देखो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। सपोज करो कि अगर आपके पास ये वायर है तो इस वायर में कभी भी बिना रेजिस्टेंस के कोई भी चीज नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप इस एंड से करंट को अगर पास कराओगे तो इस एंड तक जाने में इसके अंदर की एक प्रॉपर्टी होती है जो इसको अपोज करती है। सपोज करो ये करंट जा रहा है ऐसे गेट, ऐसे चलते जा रहा है, डिक चिक ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अंदर ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ये बोल रहा है कि नहीं मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, और ये इधर से क्या कर रहा है, ये करंट जा रहा है और ये इधर से कह रहा है नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, रोक के रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। जैसे अगर ये मान लो ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के अंदर होगा तो ये ज्यादा होता है, अगर ये प्रॉपर्टी रोकने वाला जो ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, करंट को इस एंड से इस एंड पे नहीं जाने देगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके अंदर ये रोकने की क्षमता ज्यादा है आपके अंदर, दैट मींस आपके अंदर नहीं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वायर के अंदर या इस कंडक्टर या जो भी मान लो मैटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, ये कंडक्टर तो हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर जाने में रोकेगा तो ये क्या होगा, ये इंसुलेटर हो जाएगा। मतलब इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर मान लो इसने आराम से जाने दिया और यहाँ पे क्या, इसके अंदर कोई अपोजिशन नहीं है, दैट मीन्स क्या कि ये कंडक्टर है। बहुत ही स्मूथ सा बात है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कनेक्शन किए। तो कनेक्शन किए तो मैंने क्या किया, B से C को किया तो कुछ ऐसा बना, देखो ये R1 है और यहाँ कनेक्शन हुआ, ये R2 है, ये कनेक्शन हुआ और ये R3, और ये क्या हो गया A, यहाँ क्या था B, यहाँ क्या था C, यहाँ क्या था D, यहाँ था E और यहाँ क्या था F। कनेक्शन यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वायर कभी भी बिना रेजिस्टेंस के पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो होगा ही होगा। और ये क्या होगा, अगर मान लो वायर ऐसे किए हो तो आपको यहाँ पे ये बिना रेजिस्टेंस के नहीं हो सकता। मतलब क्या हो गया, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब चलो, अब काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें बैटरी को जोड़ते हैं। ठीक है, तो बैटरी को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसा एसोसिएट कर दिया। ठीक है, बैटरी का सिंबल हो गया V, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल देते हैं।
यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि ये तुम हो R1, R2 और R3, सपोज करो 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए क्लास में और ये टीचर है, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ, अपना पढ़ाना शुरू किया, कोई चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो सपोज करो यहाँ से क्या हुआ, ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब ये क्या हुआ, देखो ये वाला जो R1 है इसका एक हिस्सा टीचर के कांटेक्ट में है, लेकिन ये वाला हिस्सा टीचर के कांटेक्ट में नहीं है। मान लो अगर हम R2 की बात करते हैं तो देखो C के बीच में ये आ गया R1 और D के बीच में कौन आ गया, R3, मतलब इसका कांटेक्ट तो सीधा सीधा है ही नहीं। और अगर R3 की बात करें तो क्या हो गया, F वाला पार्ट कनेक्टेड है बट E वाला पार्ट कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ तो पंगा फंस गया कि भाई अब करें तो क्या करें, ठीक है। तो यहाँ देखो टीचर क्या कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होने की वजह से क्या हो गया, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर अपना एफर्ट क्या होगा, अलग अलग लगाएंगे। दैट मींस क्या होगा, समझो इस बात को, मान लो ये टीचर, ये बच्चा जो है बहुत आराम से समझ जाता है, इसके अंदर क्या है, मतलब कि नहीं समझने वाला जो टेंडेंसी है बहुत कम है। और नहीं समझना मतलब क्या, अपोज करना, अपोज का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कम है, यहाँ पे क्या है, मान लो इसका भी कुछ अलग रेसिस्टेंस है तो ये अलग होगा, ये क्या होगा, इसका भी कुछ अलग होगा। मतलब टीचर को अपना जो एफर्ट है वो क्या होगा, इस पे और इस पे अलग अलग समझाना पड़ेगा इसको, ठीक है, अलग अलग लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये वाला जो वायर है इसके अबाउट टीचर ने समझाने के लिए एफर्ट लगाया V1, ठीक है, इसके अबाउट टीचर ने अपना एफर्ट लगाया V2 और इसके अबाउट टीचर ने क्या लगाया V3। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे V1, V2, V3 जो है ये कौन लगा रहा है, ये, ठीक है। क्यों नहीं लगा रहा है, क्यों ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, हर का रेसिस्टेंस अलग अलग है। तो तुमको भी पता है वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे चार्ज को घुमाने में कितना वर्क करते हैं। तो मतलब वर्क कौन कर रहा है, यही कर रहा है। सपोज करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे मान लो यहाँ से एक चार्ज निकला, ऐसे गया, ठीक है, ये चल रहा है, चलो भाई मैं चल रहा हूँ, चलो 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 यहाँ पहुंचे, ये रेसिस्टेंस है, ये बोला कि हम नहीं जाने देंगे, तो मतलब क्या हुआ, इसके अबाउट इसको अपना एक काम करना पड़ा जो V1 हो गया, ठीक है। अब कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो इसका और इसका रेसिस्टेंस अगर अलग है तो क्या होगा, इसके अबाउट भी रेसिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अपना पोटेंशियल अलग लगाना पड़ेगा, वर्क अलग करना पड़ेगा क्योंकि रोक अलग है। अब यहाँ पे चलते हैं और ये क्या हो गया, V3 हो गया। मतलब समझ में आ गया होगा ये वोल्टेज क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना काम जो होता है वर्क करना पड़ रहा है और ये पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है कि इसके अबाउट चार्ज क्या है, घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो हम लोग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम ये बात बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर हम लोगों ने लिखा है तो इसको सीधा सीधा समझते हैं कैसे, इसको मान लो हम लोगों ने इक्वेशन 1 माना, एकदम स्ट्रेट सी बात है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो कभी भी कोई काम करते हो, आपने 3 रेसिस्टेंसेस को जोड़ा है, R1, R2, R3 को जोड़ा है, ठीक है, और R1, R2, R3 को अगर जोड़ा है तो आप एक काम करवाने के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, ये पूरे सर्किट में ये जो तीनों वायर को जोड़ा गया है एक सिंगल काम करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से जोड़े हैं कि ये जो है अपना एक सिंगल इफेक्ट देगा, और वही सिंगल इफेक्ट जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। और अगर ये सीरीज में है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं RS, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बैटरी तो बदलने वाला नहीं है, बैटरी तो वही रहेगा, मतलब क्या हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है, करंट वही रहेगा, करंट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो डन है ये बात, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली बोला जाता है क्या है, RS है, ठीक है। अब देखो सपोज करो यहां से जो करंट निकला, ठीक है, करंट यहां से निकला तो देखो इससे होते हुए निकल रहा है, मतलब क्या हो गया, इसमें भी करंट आई होगा। देखो ये सीधा रास्ता है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। देखो कभी भी अगर रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, अगर मान लो ये वायर के अकॉर्डिंगली अगर हमको करंट को देखना है कि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मतलब इसको अज्यूम कर लेना कि ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप कनेक्ट की हो, ठीक है, अपने आप को समझ लो प्लम्बर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको जैसे ही एसोसिएट करोगे, प्लम्बर वाला जो काम करना शुरू करोगे, तो ये जो पाइप है ये सीधा, मतलब यहाँ से जो पानी गिरा, मतलब यहाँ से जो आप पानी एंटर करवाए हो, यहाँ से और इस वाले हिस्से से क्या होगा, आपको सेम आएगा। मतलब अगर यहाँ से 10 लीटर गया तो यहाँ से भी 10 लीटर निकलेगा। तो ये क्या हो गया, सीरीज है। तो यहाँ देखो यहाँ पे आई एंटर किया, इससे भी आई, इससे भी आई, और इससे भी क्या हो गया, आई, ठीक है। कंडीशंस देखो, आपके पास यहाँ क्या है, V1 है, R1 है, ठीक है। तो V1 और R1 है और करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है। तो मतलब क्या होगा, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू किसके,
ओम्स लॉ आपके पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, बिना कुछ सोचे समझे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले में देखो V1 है वोल्टेज, करंट है इसमें I और R1, इसमें क्या है वोल्टेज V2, करंट क्या होगा I R2, और ये क्या है वोल्टेज V3 और ये क्या है करंट I और R3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पुट करते हैं V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसके लिए, V1 इज इक्वल टू I R1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला अगर मान लो ये 1 माने थे इसको, तो क्या मान लेंगे 2। इस वाले केस में देखो हम क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू आई R2 और V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई R3, हो गया, ठीक है। इस वाले केस में आते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई RS, सिंपल सा फंडा है, और इसको मैंने क्या मान लिया 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो मतलब V का ये वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे, V1 वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे, V2 वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे, V3 वाला यहाँ रखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो तो क्या लिखेंगे, पुटिंग किसको किसमें 2 3 4 एंड 5 इन 1, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या लिखेंगे, V की जगह क्या डालेंगे IRS, इसकी जगह क्या डालेंगे V1 की जगह IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, कॉमन क्या लोगे I, और यहाँ क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर क्या है IRS, I से I कट गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, आप 3 वायर को इस तरीके से जोड़े, नहीं कहते हैं 3 की शक्ति 1 में, तो क्या हो गया 3 की शक्ति 1 में, जिसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, और दैट मींस ये सीरीज है, हो गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने वैल्यू पुट किया जो भी उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन था, और उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने क्या है ये इक्विवेलेंट 3 की शक्ति 1 में, कैसे, तीनों अगर सीरीज में है तो क्या करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधी सी बात है। तो अगर मान लो अजम्पशन लेते हैं, ठीक है, सपोज अगर आपके पास इफ R1 है, R2 है, R3 है एंड सो ऑन Rn, इतने को आपने क्या किया एक लाइन में जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे S निकालना है सीरीज के लिए, तो आप क्या करिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn, सिंपल सी बात है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अगर मान लो सपोज आपके पास 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है, ठीक है। आपने 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या निकलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ओम, और ये क्या हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, तो 6 ओम जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब गौर करो तो ये वैल्यू क्या था R1 था, ये वैल्यू R2 था, और ये क्या था R3, और ये आपका क्या हो गया RS। तो बताओ तो R1 से छोटा या बड़ा, 1 6 RS बड़ा, यहाँ पे RS बड़ा, यहाँ पे भी RS बड़ा, तो मतलब याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, किससे, जो भी आपने इंडिविजुअली एसोसिएट किया होगा उसके वैल्यू से, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल बना रहे हो तो न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो उसमें आप चेक कर सकते हो, अगर ये वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस किसी भी रेजिस्टेंस से अगर ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप गलती कर रहे हैं, बात समझ में आ गया। तो ये वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजन क्या निकला हम लोगों का, कि याद रखिएगा कंक्लूजन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर इन सीरीज की बात करते हैं तो देखो करंट क्या है सेम है, ठीक है, मतलब क्या हो गया I जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, और जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज, ठीक है। अगले वाले में हम लोग देखेंगे पैरेलल, ओके।